हेलो, वेलकम है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में। तो आप थंबनेल में सभी जान जान चुके होंगे कि आज हमने पढ़ना क्या है। फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं। तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स, शेड्यूल कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं। जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उस वक्त कितने आर्टिकल थे, कितने पार्ट्स थे और कितने शेड्यूल थे, और आज वो बढ़ के कहाँ पे पहुँचे हैं। तो लेट्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट्स एंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखेंगे कि जो अभी करंट है हमारे इंडिया में, तो वो 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 48 आर्टिकल्स हैं। तो इन जो फिगर्स हैं इनको याद रखेंगे हम। एक बार फिर से बोलते हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और 448 हमारे पास आर्टिकल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो तब हमारे पास कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे जिस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था। अच्छा, सबसे पहले आज का जो हमने थंबनेल में पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो हमें बताया गया था, वो नेहरू, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बताया था। बिल ऑफ राइट्स इन इंडियन पॉलिटी फर्स्ट इमर्ज्ड बाय नेहरू। इन्होंने ही बताया था कि फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। अगली स्लाइड में हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। बुनियादी हकूक़ जो हैं हमारे, उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स में लाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी हमने पढ़ा कि पार्ट्स होते हैं, उसके बाद आर्टिकल्स होते हैं। तो ये हमारे सबसे पहले कितने आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल हमारे पास 12 to 35 में जो है हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, और पार्ट 3 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। तो अब 1 by 1 हम पढ़ते हैं कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक है, कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इबॉलिश हो गया है, और इबॉलिश हुआ आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर आता है अब, तो उस सब चीज़ों को जानते हैं। तो जो राइट टू इक्वलिटी है हमारे पास, वो आर्टिकल 40 to 80 के बीच में हमारे पास राइट टू इक्वलिटी आता है। राइट टू फ्रीडम हमारे पास 90 to 92 आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है हमारे पास 23 to 24 के बीच में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये हमारे पास 25 से लेकर 28 के बीच में आता है। अगली बात करें हम तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं हमारे पास, वो आते हैं 29 और 30 जो हमारे पास वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एबॉलिश हो चुका है। तो वो एबॉलिश हुआ कब है? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये एबॉलिश हो चुका है। तो अगर आज करंट हमें बताएं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। एक इबॉलिश हो चुका है, तो वो इबॉलिश के बारे में हम आगे जो स्लाइड्स आएगी उसके बारे में बताएंगे हम कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी था वो किस आर्टिकल में अब उसको डाला गया है। ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ही से डिलीट किया है, नहीं, वो एक आर्टिकल में रखा गया है। उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे फर्दर। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था हमारे पास, ये आर्टिकल 31 आता था। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, तो ये हमारे पास किस में आता है? आर्टिकल 32 के बीच में हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ आती हैं। तो
रेडमीज का मतलब क्या होता है? उपचार। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इन्फोर्स करने के लिए हमारे लॉ को, मतलब फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास एक राइट बनाया गया है, उसे कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन रेडमीज। इसके बारे में फर्दर डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं हम फीचर्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स के, वो क्या रहते हैं। जैसे हम फर्स्ट फीचर के बारे में जानना शुरू करते हैं तो ये क्या है हमारे पास, ये है जस्टिसेबल इन नेचर। जस्टिसेबल इन नेचर क्या होता है? यदि हमारे किसी भी राइट का उल्लंघन होता है, इन 6 राइट्स में से कोई भी हमें उल्लंघन किया जाता है, हमें किसी किस्म का भी भेदभाव किया जाता है, तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में जा सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तहसील कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी होगा उसमें अपने मतलब रिपोर्ट डाल सकते हैं कि हमारा ये वाला राइट को वायलेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है ये यूएसए से लिया गया है। तो नीचे जानेंगे, देयर आर एब्सोल्यूट बट नॉट क्वालिफाइड इन नेचर। उसके बाद ये परमानेंट नहीं रहते हैं। नीचे वाला आप देखेंगे, दे आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है, इनमें भी एडिशन और डिलीट हो सकती हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हमने डिलीट किया है, तो उसी तरह से हम ये मान के चलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स भी ये नहीं है कि यही रहेंगे, इसमें एडिशन हो सकती है, डिलीट किया जा सकता है इन्हें। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें हम सस्पेंड किया जाता है जब नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जिन्हें ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड नहीं किया जाता? तो वो 20 और 21 जो हमारे पास आर्टिकल हैं वो सस्पेंड नहीं होते। इनके बारे में भी हम 1 बाय 1 फर्दर पढ़ेंगे कि आर्टिकल 20 क्या है, 21 क्या है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा कि आर्टिकल जो 12 से लेकर 35 तक हमारे पास क्या आते हैं, फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो पहला हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, डिफाइन करता है आर्टिकल 12, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। ये डिफाइन करता है स्टेट का मीनिंग क्या रहता है। तो हमारी गवर्नमेंट जो रहती है, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो इंडिया की रहती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो रहते हैं, वो हमें डिफाइन करते हैं कि स्टेट का मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ पे मीनिंग समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो इसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे अपलोड कर दूँगा। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या होती है हमारे पास? एग्जीक्यूटिव होता है हमारे पास जो लेजिस्लेटिव हमारे लॉ को बनाती है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें वो एग्जीक्यूटिव में आता है। लेजिस्लेटिव क्या होती है? लॉ मेकिंग बॉडी रहती है। उसी तरह से हम देख सकते हैं गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव जो होता है, स्टेट की एग्जीक्यूटिव जो होती है, वो वाले जो ऑर्गन होते हैं वो भी हमारे किस में आते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स में आते हैं। जितनी में हमारे पास लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ आ गई, पंचायत आ गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ गए, या हमारे पास अथोराइज स्टैट्यूटरी बॉडीज़ आ गई, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ आ गई, जिसमें LIC आती है, NGOs वगैरह आते हैं, तो ये सारे किस में आते हैं हमारे पास, आर्टिकल 12 में। मतलब हमें पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 12 जो है वो किसे डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 12 जो है हमें डिफाइन करता है डिफाइन करता है स्टेट को। जो हमारे पास आर्टिकल 13 है, तो ये क्या बताता है? बहुत इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है हमारे पास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है कि अगर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट लॉ बनाती है, लेजिस्लेटिव कोई भी ऐसा लॉ पास करती है जो हमारे आर्टिकल्स को मतलब किसी किस्म का भी उसके साथ कोई भी अगर छेड़खानी होती है, तो हमारा वो लॉ जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ये हमारे आर्टिकल 13 में बताया गया है। जितने भी लॉ अगर बनेंगे, अगर जो भी लॉ जितने भी लॉ बनेंगे वो किसको ध्यान में रख के बनेंगे? हमारे फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रख के हमारे पास सारे के सारे लॉ बनेंगे। जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट से इवॉलिश हो चुका है, तो उसे अभी हमने कहाँ जाके पुट कर दिया है? आर्टिकल 300A में
जो है हमने अपने राइट टू प्रॉपर्टी को डाल दिया है और फंडामेंटल राइट से उसे एबॉलिश कर दिया है, जो पार्ट 3 में आता है। और आर्टिकल 31 जो था हमारा, उसे हमने अब जाके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। तो फर्दर पढ़ते हैं हम अब। राइट टू इक्वलिटी जो है हमारे पास, राइट टू इक्वलिटी हमारे पास आती है 14 to 18 के बीच में जो आर्टिकल्स आते हैं, उनमें हमारे पास राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। तो अब इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब हो गया कि कानून के सामने सब बराबर हैं और सभी को सम्मान मतलब उनको सम्मान प्रोटेक्शन दी जाएगी। अगर जैसे हम बताएंगे कि जैसे प्रेसिडेंट है तो उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी, चाहे वो किसी भी पॉलिटी से अगर बिलोंग करता है तो उसकी जो प्रोटेक्शन है वो सेम रहेगी। आर्टिकल जो हमारे पास 15 आता है वो क्या कहता है कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे किन ग्राउंड्स के बीच में, रेस के बीच में, कास्ट के बीच में, सेक्स के बीच में, प्लेस ऑफ बर्थ के बीच में हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसे प्रोहिबिट करना चाहिए हमें। तो आर्टिकल जो 16 है हमारे पास कि सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी बच्चे उसमें कॉन्टेस्ट कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, उसके लिए हमें आर्टिकल 16 में बताया गया है। तो आर्टिकल जो 17 है हमारे पास, ये किसके बारे में बताया गया है? एबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस। तो आर्टिकल 17 का क्या बोलता है हमें कि किसी को भी अनटचेबिलिटी के बेस पे उसके साथ अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, यानी कि छुआछूत को एबॉलिश करना है, ये राइट टू इक्वलिटी में नहीं आता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पुनिश करने के लिए हमारे पास क्या बने हैं? लॉज बने हैं। तो आर्टिकल 18 जो है हमारे पास, ये क्या आता है? जितने भी हमारे पास टाइटल्स आते हैं, जैसे ज़मींदार था, चौधरी था, वो टाइटल को एबॉलिश किया है। तो अब मिलिट्री और जो एकेडमिक टाइटल हैं वो रहेंगे हमारे पास। एकेडमिक में आ जाता है, जैसे किसी ने डॉक्टरी की हो तो उसे डॉक्टरी का PhD कर रखी हो तो डॉक्टरी का उसे लगेगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर का टाइटल उसके पीछे लगेगा। उसके बाद बात करते हैं हम आगे जाके राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। तो हमें सबसे पहले राइट टू फ्रीडम के बारे में ये पता रहना चाहिए कि 19 से 92 के बीच में हमारे पास कौन से राइट आते हैं। तो ये राइट टू फ्रीडम है। तो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डेड 19 आर्टिकल के अंदर क्या बताया गया है कि 6 हमारे पास ऐसे राइट हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, जो हमारे हकूक़ हैं। तो स्पीच और एक्सप्रेशन, हम अपनी विचार बोल सकते हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। असेंबल होने का हमें राइट है, एसोसिएशन बनाने का राइट है, मूवमेंट कर सकते हैं हम अपनी यूनियन टेरिटरी में, कहीं भी हम अपने देश में मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी प्रोफेशनल को अपना सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो आर्टिकल 20 के बारे में अगली स्लाइड पे बताया गया है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको क्या क्या हमने राइट्स दे रखे हैं। एक तो सबसे पहले उसका राइट्स ये रहता है कि उसको हमें अगर उसने कोई गलती की है तो उसको एक ही बार सज़ा हो, ना कि बार बार उसको सज़ा हो। और उसे अपनी जो गवाही है वो खुद अपनी गवाही ना दे, उसके गवाही देने के लिए कोई उसका अलग से बंदा उसकी गवाही दे सकता है। ये भी राइट दिया गया है आर्टिकल 20 के अंदर। आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। लिबर्टी क्या हो गया? आज़ादी, पर्सनल आज़ादी। जैसे हम अपनी पर्सनल कुछ भी चीज़ें रखते हैं उसमें कोई भी इंटरफेयर ना हो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ हो, ये आर्टिकल 21 के बीच में हमें इसमें बताया गया है। आर्टिकल 21A है राइट टू इक्वल एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 1st से 6th तक लेके हमारे पास एजुकेशन है वो हर
एक बच्चे का राइट होना चाहिए और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होती है इसमें। तो इसके बारे में हमें बताया गया है कि इसमें आर्टिकल हमारे 21A में। आर्टिकल 22 क्या रहता है हमारे पास? आर्टिकल 22 रहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें रहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, किसी को अगर हमने अरेस्ट किया है तो उसके क्या क्या हकूक़ रहेंगे। जैसे वो अपना वकील बना सकता है, अगर उसने कोई गलती की है तो उसे डिटेन भी किया जा सकता है। ये सब हमें आर्टिकल 22 में बताया गया है। तो अगर फर्दर हम बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमें क्या बताया गया है और ये कहाँ से कहाँ तक लेके होते हैं। तो आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में हमें क्या बताया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। इसमें जो आर्टिकल हमारे पास 23 है, इसमें बताया गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमंस एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिकिंग क्या होता है? खरीद फरोख्त करना ह्यूमंस की, लेबर फोर्सेस की, ये इसमें आता है हमारे पास 23 में। और आर्टिकल 24 में क्या आता है हमारे पास? इसमें रहता है कि चिल्ड्रंस को जो ज़बरदस्ती फैक्ट्रीज़ में लगाया जाता है तो उसे भी रोका जाए। ये वाला जो हमारे पास आर्टिकल 24 में क्या आता है? प्रोहिबिट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज़ में क्यों उन्हें रोका जाता है? क्योंकि वहाँ कांच की चीज़ें बनाई जाती है, पोल्यूशंस होता है, तो बच्चों को बड़े कम दाम पे वहाँ पे उन्हें लेकर काम कराया जाता है, तो इसलिए उस चीज़ को भी यहाँ पे रोका जाता है। तो ये भी हमारे पास राइट है कि उन्हें एक्सप्लोर ना किया जाए, मतलब उनका ज़बरदस्ती शोषण ना किया जाए। ये आर्टिकल 24 में आता है हमारे पास। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, हर इसमें देखो 25 से 28 के बीच में हमारे पास आता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है कि राइट टू प्रोपोगेट एनी रिलीजियस, सबको अधिकार है कि वो कोई भी अपनी मर्ज़ी से रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास किस में आता है? आर्टिकल 25 में। तो जो इंग्लिश में ज़्यादातर लिखा है उसे आप खुद पढ़ लें, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 26 के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि फ्रीडम टू मेंटेन रिलीजियस अफेयर्स, कोई भी रिलीजियस के रिलेटेड अगर उन्हें इंस्टीट्यूशन को बनाना है, उसे मेंटेन करना है, तो ये सारे राइट्स इन्हें कहाँ पे मिलते हैं? आर्टिकल 26 के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं। आर्टिकल 27 अगर हम बताएं तो इसमें ये है स्टेट, मतलब गवर्नमेंट कोई भी इन पे बर्डन नहीं डाल सकती कि वो उनसे टैक्स वसूल करे ही करे, मतलब ये टैक्स के बिना ही अपने किसको इंस्टीट्यूशंस को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। तो उसके बाद आर्टिकल 28 के बारे में क्या बताया गया है कि अगर इन्हें सेपरेट उसके बारे में एजुकेशन देनी है अपने रिलीजियस के बारे में, तो वो हमें 28 जो आर्टिकल है वो हमें राइट्स देता है। तो एजुकेशन एंड एजुकेशनल राइट जो है हमारे पास वो आता है हमारे पास 29 to 30 के बीच में हमारे पास ये वाले राइट्स आते हैं। तो आर्टिकल 29 हमें क्या बताता है कि हमें अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है, स्क्रिप्ट्स और कल्चर जो माइनॉरिटी के हैं उन्हें वो क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो हमारे पास आर्टिकल जो 13 है इसमें क्या कर सकते हैं? वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं और वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हमारे पास माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बच्चे रहते हैं उन्हें वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो हमने पीछे ही पढ़ा कि 44 जो अमेंडमेंट थी उसमें हमें 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 जो है अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे एबॉलिश कर दिया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब तक टोटल अमेंडमेंट्स कितनी हो गई है? 105 अमेंडमेंट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो चुकी हैं एट प्रेजेंट। तो जो नीचे स्लाइड्स दी गई हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेडमीज़ के बारे में जो बताया गया है, इनको मैंने
और सोर्सेस से भी वो किया है, तो वहाँ पे अच्छी तरह से इसके बारे में बताया गया है, तो वहाँ से इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा यहीं से पढ़ लेते हैं कि जो भी हमारे पास राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द 5 रीड्स। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अगर इन राइट्स को इम्प्लीमेंट करना है तो हम सुप्रीम कोर्ट 5 किस्म का ऑर्डर दे सकता है। रीट्स का मतलब हो गया 5 किस्म के ऑर्डर प्रोवाइड कर सकता है, जिससे हम इन 5 फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, एनफोर्स में ला सकते हैं, वजूद में ला सकते हैं। तो इसके बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं आगे। अपने फ़ोन को जो है आगे टिल्ट करके देखिए, इधर जो है हमारे पास आता है हैबी कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। इस रिट या इस ऑर्डर के मुताबिक जो हमारे पास हाई कोर्ट है वो ऑर्डर देता है कि हम हमने जिस भी पर्सन को डिटेन किया है तो उसे हम लीगली डिटेन करके लाए हैं या उसे बिना किसी कसूर के ही डिटेन करके लाए हैं, तो ये वाला जो है हमारे पास डिसाइड करेगा कि ये लीगली हमारे पास पर्सन जो है इसने कोई क्राइम किया है, कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है या नहीं। तो उसको मतलब उससे पहले उसका जो दोष है वो सिद्ध कहाँ पे होगा, कोर्ट में जाके सिद्ध होगा। तो मेंडमेंट्स का क्या मतलब हो गया, वीक कमांड, इसका जो है हमारे पास मतलब हो गया। अगर हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव जो लोअर जुडिशरी बॉडी है, अगर वो अपना काम अच्छी तरह से करने में विफल हो गई हैं, फेल हो गई हैं, तो हाई सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उनको उनके काम करने के लिए बताता है कि आप अपना काम अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हो। इसीलिए ये वाला जो अमेंडमेंट्स है इसका मतलब हो गया वीक कमांड, कि उनका काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है, हस्तक्षेप करके इनको याद दिलाता है कि ये वाला काम आपका अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हो। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बॉडी को, दोनों को बताता है। तो मैंने ये पहले ही आपको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है ये दोनों अच्छी तरह से समझा ली हैं। तो प्रोहिबिटेशंस क्या हो गया, इसका मतलब होता है रोक लगाना। प्रोहिबिट्स का मतलब होता है रोक लगाना। तो रोक किस किस्म की लगाता है, जो जुडिशरी बॉडी है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं हिमाचल का कोई केस चल रहा है और वो क्या कर रहा है, डोडा के केस में अपना हस्तक्षेप कर रहा है। डोडा हिमाचल के केस में अगर कोई अपना टांग अड़ा रहा है तो उसको याद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये तेरी जूरिडिक्शन से बाहर है, तो इसमें इंटरफेयर नहीं कर। तो ये वाला जो है प्रोहिबिट्स क्या होता है, रोक लगाना, जो सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती है किस पे, इन जो लोअर कोर्ट्स हैं, अगर ये एक दूसरे के काम में दखलंदाजी देते हैं तो इन पे क्या करता है, रोक लगाता है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। जो अगली रेट हमारे पास आती है वो कैटेगरी आती है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो। कैटेगरी में क्या होता है हमारे पास, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि लोअर्स कोर्ट अच्छी तरह से वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो उनसे उस केस को ट्रांसफ़र करके अपने पास ले आता है। तो ये वाला हमारे पास कैटेगरीज में आता है। और क्यो वारंटो एक और हमारे पास रेट है। इसका मतलब है जिस अथॉरिटी ने उस ऑफिस को अगर होल्ड किया है तो वो उसने लीगली होल्ड किया है या नहीं। जैसे एग्जांपल जैसे एग्जांपल ये है कि किसी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसकी अगर बेसिक क्वालिफिकेशन उन्होंने ग्रेजुएशन रखी हो, तो अगर कोई बंदा 12th पास ही उसके लिए उस ऑफिस को होल्ड करके रखा है तो वो सब कुछ देखेगा कि ये चीज़ हुई तो हुई कैसी है, कहाँ पे इलीगलिटी जो है, कहाँ पे इन्होंने चीज़ ये ऐसी की है कि ये इस ऑफिस को होल्ड करके रखे हैं। तो इसके बारे में हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ में इंटरफेयर कर सकता है। अगर हम आगे पढ़ें तो हम आगे जाके पढ़ते हैं तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि देखो ये जो आर्मी एंड
आर्मी फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में अपना रिलेशन क्या है, तो इस रिलेशन को बताने के लिए हमारे पास आर्टिकल 33 आता है। तो इसमें ये बोला है कि ये क्या करते हैं, आर्टिकल 33 क्या करता है, एम्फोर्स करता है, पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट लगा सकता है कि इनके कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं। तो किन पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, आर्म फोर्स पे लग सकती है, पैरामिलिट्री पे लग सकती है, जो पुलिस फोर्सेस हैं इन पे क्या लग सकती है, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं इनके फंडामेंटल राइट्स को। जैसे कि इनको जैसे राइट टू स्पीच होता है, तो इनको कभी मतलब ये वाला राइट्स जो है तो इसको स्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और भी काफ़ी ऐसे राइट्स हैं जो पार्लियामेंट इन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। जहाँ पे आर्मी लॉ लग जाता है तो वहाँ पे जब सिविलियंस के जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगती हैं। ऐसे तो हमारे पास गवर्नमेंट्स हमारे वो चलाती है, कानून चलाती है, कोई कानूनी व्यवस्था जब चलती है तो वो गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन जब हमारे पास मार्शल लॉ या मिलिट्री लॉ लग जाता है तो उस वक्त हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। आज की हमारे पास लास्ट स्लाइड है जो है हमारे पास आर्टिकल 35 के बारे में। तो आर्टिकल 35 क्या बोलता है, ये बोलता है कि पार्लियामेंट्स जो हैं हमारे पास, आर्टिकल 35 लॉ ये बोलता है कि पार्लियामेंट को ही ऐसे राइट्स हैं जिसके बारे में वो लॉज बनाए और उनको इफ़ेक्ट्स में भी पार्लियामेंट ही लाए। मतलब पार्लियामेंट ही उसके बारे में लॉ बना सकती है, सेंट्री उसके बारे में लॉ बना सकती है और वही इम्प्लीमेंट करेगी। विद द एग्जाम्पल के साथ हम उन्हें अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे ये आर्टिकल हमारे पास 17 आया था अनटचेबिलिटी का, पुनिशमेंट का लॉ भी पार्लियामेंट में बनेगा और क्या लॉ बनेगा और उसे इम्प्लीमेंट भी हमारे पास पार्लियामेंट ही या सेंटर ही करेगी, स्टेट इसके बारे में लॉ नहीं बना सकता। तो आज की वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए, सपोर्ट करें, थैंक यू।